करंट इलेक्ट्रिसिटी के इस लेक्चर में हम देखेंगे कि किसी भी कंडक्टर का रेजिस्टेंस पैरामीटर्स पे कैसे डिपेंड करता है। तो देखिए, रेजिस्टेंस डिपेंड ऑन एरिया एंड लेंथ ऑफ वायर। किसी भी वायर का जो रेजिस्टेंस है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है उसकी लेंथ के और इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है एरिया के। अगर कोई वायर दे रखा तो उस वायर में क्रॉस सेक्शन एरिया हम कैसा मानेंगे, सर्कुलर, और सर्कुलर होगा तो एरिया कितना हो जाएगा, पाई आर स्क्वायर। तो देखिए, रेजिस्टेंस का हमने फॉर्मूला पढ़ा था कि आर इजिकल टू था रो एल अपॉन ए, जहाँ पे एल क्या थी, लेंथ ऑफ बोथ एंड्स, वायर के दोनों एंड्स के बीच की लेंथ, या कह सकते हैं वायर की वो लेंथ जिसके अलोंग करंट फ्लो कर रही थी, ठीक है। और ए क्या था, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। रो क्या था, रेजिस्टिविटी था जो मटेरियल्स पे डिपेंड करेगा। रेजिस्टिविटी किसी भी गिवन मटेरियल के लिए क्या रहेगी, हमेशा फिक्स रहेगी। तो रेजिस्टेंस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा किसके, लेंथ ऑफ वायर एंड एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल। एरिया हम कैसे निकालेंगे, पाई आर स्क्वायर, ठीक है। तो कह सकते हैं कि जो रेजिस्टेंस है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा एल के, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होगा किसके, एरिया के, या कह सकते हैं इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होगा किसके, आर स्क्वायर के, क्योंकि एरिया की जगह हम क्या लिख सकते हैं, पाई आर स्क्वायर, और यह इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होगा किसके, डायमीटर स्क्वायर के। चलिए एक प्रॉब्लम लेते हैं इस पे। ये कह रहा है ये कह रहा है, देखिए प्रॉब्लम क्या है अगर हम बात करें इसमें। देखिए जी, ये कह रहा है यू हैव टू वायर ऑफ सेम मटेरियल्स एंड सेम लेंथ बट रेडियस ऑफ हाफ वायर इज इक्वल, रेडियस ऑफ फर्स्ट वायर इज इक्वल टू द हाफ ऑफ द सेकेंड वायर। फर्स्ट वायर की जो रेडियस है वो सेकेंड वायर की रेडियस के हाफ के इक्वल है, ठीक है। इफ रेजिस्टेंस ऑफ द फर्स्ट वायर इज 24 ओम देन फाइंड आउट रेजिस्टेंस ऑफ द सेकेंड वायर। उसने क्वेश्चन में कहा है कि हमारे पास दो वायर हैं सेम मटेरियल के, तो रेजिस्टिविटी सेम हो गई, सेम लेंथ के तो दोनों की एल सेम हो गई, बट रेडियस ऑफ फर्स्ट वायर इज इक्वल टू हाफ ऑफ द सेकेंड वायर। मतलब फर्स्ट की जो रेडियस है वो सेकंड के हाफ के इक्वल है, या कह सकते हैं फर्स्ट की रेडियस अगर आर है तो सेकंड की रेडियस कितनी होगी, 2r। कह रहा है इफ रेजिस्टेंस ऑफ फर्स्ट वायर, अगर फर्स्ट वायर का रेजिस्टेंस 24 ओम है तो सेकंड वायर का रेजिस्टेंस कितना होगा। तो देखिए, हमें एक तो रेजिस्टिविटी और एक लेंथ दोनों वायर की क्या दे रखी है, सेम, ठीक है। तो देखिए आर इजिकल टू क्या होता है, आर इजिकल टू डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा, आर इजिकल टू होता है रो एल अपॉन ए। रो सेम है, एल सेम है, तो बस आर किस पे डिपेंड करेगा, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन पे। तो आर इन्वर्सली प्रोपोर्शनल हो जाएगा एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन के, और एरिया को हम क्या लिख सकते हैं, एरिया इजिकल टू होगा पाई आर स्क्वायर, और पाई आर स्क्वायर में भी पाई क्या होगा, कांस्टेंट, तो बस जो रेजिस्टेंस है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होगा किसके, आर स्क्वायर के। बस बात खत्म हो गई। तो देखिए, अगर मैं लगाऊं R1 अपॉन R2, अगर मैं R1 अपॉन R2 तो वो क्या हो जाएगा, अगर रेजिस्टेंस में देखें R1 अपॉन R2 तो रेजिस्टेंस रेडियस के इन्वर्सली है, तो उल्टा हो जाएगा R2 अपॉन R1 का स्क्वायर। स्क्वायर क्यों, क्योंकि देखिए R इन्वर्सली प्रोपोर्शनल हो रहा है रेडियस के स्क्वायर के। तो अगर R1 अपॉन R2 होगा तो इजिकल टू क्या होगा, R2 अपॉन R1 का स्क्वायर, ठीक है। R1 कितना दे रखा है, 24, R2 मुझे निकालना है, और R2 R1 की क्या है, डबल है। सेकंड वायर की जो रेडियस है वो फर्स्ट वायर की क्या है, डबल, तो R2 अपॉन R1 की वैल्यू कितनी हो गई, 2, और इसका क्या है, स्क्वायर है, तो 2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 4। तो अगर हम R2 निकालेंगे तो आएगा 24/4, तो कितना आ जाएगा, 6 ओम। क्लियर। नेक्स्ट प्रॉब्लम देखें। ये कह रहा है यू हैव टू वायर ए एंड बी ऑफ सेम मटेरियल्स, मटेरियल सेम है, एंड सेम मास, मास भी दोनों का क्या है, सेम है, तो रेजिस्टिविटी सेम हो गई और मास सेम हो गया, बट रेडियस ऑफ फर्स्ट इज इक्वल टू हाफ ऑफ द सेकेंड। फर्स्ट की जो रेडियस है वो सेकेंड रेडियस के हाफ के इक्वल है, ये कह सकते हैं फर्स्ट की रेडियस अगर r है तो सेकेंड की कितनी होगी, 2r। इफ रेजिस्टेंस ऑफ वायर ए इज 24 देन फाइंड आउट रेजिस्टेंस ऑफ वायर बी। तो अगर ए का रेजिस्टेंस कितना है, 24 है, तो बी का बताइए। देखिए, रेजिस्टेंस आर इजिकल टू होगा रो एल अपॉन ए। किसी भी गिवन मटेरियल के लिए जब मटेरियल सेम है तो रेजिस्टिविटी सेम हो गई, तो आर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा एल अपॉन एम के। मगर उसने और क्या दे रखा है कि मास भी दोनों का क्या है, सेम है। तो मास क्या होता है, वॉल्यूम इनटू डेंसिटी। वॉल्यूम को कैसे निकालूंगा, किसी भी वायर का वॉल्यूम तो होगा एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, एरिया इनटू लेंथ, ठीक है, इनटू डी साथ में हो गई, तो क्या हो गया ये मास। देखिए एरिया के वॉल्यूम कैसा आ गया, एरिया इनटू लेंथ से, और इनटू डेंसिटी मल्टीप्लाई कर देंगे तो क्या हो गया, मास। मास भी उसने क्या कर रखा है, कांस्टेंट। मास कांस्टेंट कब होगा, डेंसिटी तो किसी भी मटेरियल है तो फिक्स होगा, क्योंकि सेम ही मटेरियल है, तो डेंसिटी तो क्या होगी, फिक्स। तो इसका मतलब मास फिक्स कब होगा, जब वॉल्यूम क्या होगा, कांस्टेंट। तो ए और एल क्या होना चाहिए, कांस्टेंट।
और ए एल कॉन्स्टेंट है, इसका मतलब A1 L1 इक्वल होगा A2 L2, या कह सकते हैं लेंथ इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होगी किसके, एरिया के। तो लेंथ को हम क्या कह सकते हैं, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल कह सकते हैं किसके, एरिया के। तो देखिए, तो मास कांस्टेंट था, मास कांस्टेंट कब होगा, क्योंकि मटेरियल सेम दे रखा है तो डेंसिटी कांस्टेंट, तो इसका मतलब मास कांस्टेंट, मास सेम कब होगा, जब वॉल्यूम क्या होगा, सेम, और वॉल्यूम सेम का मतलब ए और इनटू एल की मल्टीप्लिकेशन क्या होगी, कांस्टेंट, या कह सकते हैं लेंथ इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा एरिया के। अब देखिए रेजिस्टेंस क्या था, रेजिस्टेंस था आर इजिकल टू था एल अपॉन ए, मगर एल की जगह मैं क्या लिख सकता हूँ, एल की जगह लिख सकता हूँ 1 अपॉन ए, तो यहाँ से क्या हो जाएगा, रेजिस्टेंस डायरेक्ट हो जाएगा 1 अपॉन ए स्क्वायर के। कैसे, जरा समझिए। देखिए हमारे पास क्या था, रेजिस्टेंस था, रेजिस्टेंस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल आ गया था किसके, एल अपॉन ए के, और मैं एल की जगह क्या रख सकता हूँ, 1 अपॉन ए, तो जब एल की जगह 1 अपॉन ए रखूंगा तो क्या हो जाएगा, 1 अपॉन ए स्क्वायर। मैं इसमें क्यों ले आया, क्योंकि मुझे लेंथ के बारे में जिक्र नहीं कर रखा, इसलिए लेंथ को मुझे हटाना पड़ेगा और किस में लेकर आना पड़ेगा, रेस एरिया में। एरिया में क्यों, क्योंकि मुझे रेडियस का रेशो दे रखा है दोनों का, इसलिए मुझे लेंथ को हटाना पड़ेगा। क्लियर होगी बात। तो लेंथ को मैंने कैसे हटा लिया, उसने मुझे क्या दे रखा था कि सेम मास है, और सेम मास है तो मास होगा वॉल्यूम इंटू डेंसिटी, वॉल्यूम आ जाएगा किससे, एरिया इंटू लेंथ से, और सेम मटेरियल है तो डेंसिटी सेम होगी, और डेंसिटी सेम होगी तो इसका मतलब मास कांस्टेंट कब होगा, जब ए और एल का प्रोडक्ट क्या हो, कांस्टेंट हो। तो ए और एल क्या होगा, कांस्टेंट, इसका मतलब इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा एरिया के। अब रेजिस्टेंस क्या आ गया था, रेजिस्टेंस होगा आर इजिकल टू होगा रो एल अपॉन ए, मटेरियल सेम है तो रेजिस्टेंस, रेजिस्टिविटी सेम हो गई, तो रेजिस्टेंस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो गया लेंथ अपॉन एरिया के। अब यहाँ मैं लेंथ की जगह क्या लिख सकता हूँ, 1 अपॉन ए, तो यहाँ से क्या हो जाएगा, एल की जगह मैं रखूंगा 1 अपॉन ए, तो ये अपॉन में आ जाएगा, क्या हो जाएगा, 1 अपॉन ए स्क्वायर। तो देखिए बस, अब एरिया की जगह मैं क्या लिख सकता हूँ, पाई आर स्क्वायर, एरिया की जगह क्या लिखूंगा, पाई आर स्क्वायर, पाई कांस्टेंट है तो उसको भी हटा दीजिए, क्या होगा, तो ए की जगह मैं क्या लिखूंगा, आर स्क्वायर, और ए का स्क्वायर है तो आर स्क्वायर का स्क्वायर कितना हो जाएगा, आर की पावर 4। तो रेजिस्टेंस इनवर्सली प्रोपोर्शनल हो गया आर की पावर 4 के। बस रखिए, तो आर वन अपॉन आर टू अगर हम निकालेंगे तो वो क्या होगा, रिवर्स होगा इसका, तो अगर यहाँ आर वन अपॉन आर टू है तो वहाँ होगा उल्टा होगा आर टू अपॉन आर वन, और इसकी पावर कितनी हो जाएगी, 4। अब देखिए रेडियस, सेकंड वायर की जो रेडियस है वो फर्स्ट वायर से क्या है, डबल है, तो अगर ये R1 कितनी होगी 1, तो R2 कितनी होगी 2, तो इनका रेशो कितना हो जाएगा 2, तो 2 की पावर कितनी हो जाएगी 4, पावर कितनी होगी यहाँ ये 4 का स्क्वायर करेंगे तो कितना हो गया ये 8। क्लियर, ये कितना हो जाएगा 8 आ जाए, कितना आ जाएगा 16, सॉरी, तो कितना हो जाएगा, देखिए 2 2 4, 4 2 कितना हो जाएगा 8, और 8 2 से कितना हो जाएगा 16, तो ये कितना आ जाएगा 16 आ जाएगा। तो बस यहाँ से R2 आ जाएगा कितना 24/16, तो इसे सोल्व कर देंगे, कितना आ जाएगा ये 1.5, या कह सकते हैं 3/2, 3/2 को सोल्व करेंगे तो 1.5 ओम। नेक्स्ट एक और तरीका है, अगर आप ऐसे नहीं जाना चाहते तो एक और तरीका है। देखिए अगर हम बात करें रेजिस्टेंस R इजिकल टू क्या था, रो एल अपॉन ए था, यहाँ से मैंने देख लिया मास क्या हो गया, मास क्या हो गया, वॉल्यूम इंटू डेंसिटी, और वॉल्यूम को लिख सकते हैं एरिया इंटू लेंथ। ठीक है, तो देखिए जरा आप लेंथ को हटा दो, क्योंकि लेंथ मुझे गिवन नहीं है क्वेश्चन में, मुझे लेंथ गिवन नहीं है। देखिए मैं रेजिस्टेंस को क्या लिख सकता हूँ, आर इजिकल टू रो एल अपॉन ए, लेंथ मुझे दे नहीं रखी, एरिया वक्त के बारे में दे रखा क्योंकि रेडियस दे रखी है, रेजिस्टिविटी के बारे में दे रखा, मटेरियल सेम है, लेंथ को हटाना है, तो लेंथ को कैसे हटाएं, उसने देखा मास कांस्टेंट है, मास सेम है, दोनों वायर का मास सेम है, तो मैं मास क्या होगा वॉल्यूम इंटू डेंसिटी, और वॉल्यूम को कैसे रखेंगे, एरिया इंटू लेंथ, ठीक है, इंटू डेंसिटी। अब यहाँ से एल निकाल लो, तो एल कैसे आ जाएगा, अगर यहाँ से मैं देखूँ तो एल इजिकल टू आ जाएगा मास अपॉन ए डी। तो देखिए इसकी जगह मैं रखूंगा रो, एल की जगह लिख सकता हूँ मास अपॉन ए इंटू डी, और अपॉन में क्या है ए। तो ऐसे अगर मैं सोल्व करूँ तो आर इजिकल टू क्या हो गया, रो एम अपॉन में क्या क्या आ गया जी, देखिए डी और एक ए स्क्वायर, ये कांस्टेंट, ये कांस्टेंट, ये कांस्टेंट, मटेरियल सेम है तो रेजिस्टिविटी और डेंसिटी सेम हो गई, मास उन्हें सेम दे रखा है, तो बस रेजिस्टेंस क्या हो गया, तो इस केस से रेजिस्टेंस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो गया 1 अपॉन ए स्क्वायर के। देखो डायरेक्ट आ जाएगा यहाँ से, तो आप ऐसे भी कर सकते हैं। ठीक है, चलिए, और अगर एरिया की जगह हम क्या लिख सकते हैं, पाई आर स्क्वायर, तो देखिए एरिया की जगह हम क्या लिखेंगे, पाई आर स्क्वायर, और इसका भी क्या हो गया स्क्वायर, तो पाई कांस्टेंट है तो क्या हो जाएगा, आर इनवर्सली प्रोपोर्शनल हो जाएगा रेडियस की पावर 4 के। क्लियर होगी बात। चलिए नेक्स्ट प्रॉब्लम देखिए, नेक्स्ट प्रॉब्लम में क्या कह रहा है ये, देखिए नेक्स्ट प्रॉब्लम में कह रहा है, ये कह रहा है 4 2 वायर ऑफ सेम मटेरियल, मटेरियल सेम है मतलब रेजिस्टिविटी सेम हो गई, 4 2 वायर्स ऑफ सेम मटेरियल्स, लेंथ रेशो इज 1:2, लेंथ का जो रेशो है वो 1:2 है,
एंड रेडियस रेशो इज 2:3, मतलब R1 और R2 का रेशो कितना हो गया 2:3। फाइंड आउट देयर रेजिस्टेंस रेशो, रेजिस्टेंस रेशो पूछ रहा है, लेंथ का रेशो दे रखा है और हमें रेडियस का रेशो दे रखा है। तो आप क्या निकाल सकते हैं, रेजिस्टेंस का रेशो बड़े आराम से निकाल सकते हैं। R इजिकल टू होगा रो L अपॉन ए, मटीरियल सेम है तो रेजिस्टिविटी सेम हो गई, हटा दीजिए उसको, तो R डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो गया L अपॉन ए के, ठीक है। और ए की जगह मैं क्या लिख सकता हूँ पाई R स्क्वायर, तो एरिया की जगह क्या लिख सकते हैं R स्क्वायर। तो ये क्या होगा, रेजिस्टेंस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो जाएगा L के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल और R स्क्वायर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल, क्योंकि एरिया की जगह हम क्या लिख सकते हैं पाई R स्क्वायर, पाई कांस्टेंट होगा तो उसे हटा देंगे, क्या हो जाएगा R स्क्वायर। बस अब यहां से रखिए। तो रेजिस्टेंस क्या है, रेजिस्टेंस लेंथ के तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है और रेडियस के क्या है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। तो आप डायरेक्ट कैसे लिखें, तो ऐसे लिख सकते हैं R1 अपॉन R2 इजिकल टू, लेंथ के तो डायरेक्टली है तो क्या होगा L1 अपॉन L2 इंटू रेडियस के स्क्वायर के इनवर्सली है तो उल्टा लिखेंगे R2 अपॉन R1, इसका क्या होगा स्क्वायर। लेंथ का रेशो दे रखा है 1:2 तो रख दीजिए इसको 1/2। रेडियस का रेशो दे रखा है 2:3, ये फर्स्ट है ये सेकंड है, ये क्या है तो ये सेकंड और ये तो कितना हो जाएगा 3/2 रिवर्स, क्योंकि R2 अपॉन R1 है, वो दे रखा है मुझे R:2, तो 3/2 का स्क्वायर, बस यहाँ से सोल्व कर लेंगे। तो सोल्व करके कितना हो जाएगा, ये 9, 3 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 9, और यहाँ पे 2 × 2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 8। क्लियर। नेक्स्ट देखिए एक नोट पॉइंट, ये कह रहा है वेयर ए वायर स्ट्रेच देन L इंक्रीज और एंड ए डिक्रीज एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। जब भी हम किसी वायर को स्ट्रेच करेंगे तो उसकी लेंथ तो बढ़ेगी मगर उसका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन क्या होगा, डिक्रीज, बट वॉल्यूम ऑफ वायर रिमेन कांस्टेंट, मगर वॉल्यूम हमेशा क्या रहेगा, कांस्टेंट रहेगा। वॉल्यूम होगा एरिया इंटू लेंथ, ठीक है, वो हमेशा क्या रहेगा, कांस्टेंट, या कहें एरिया इनवर्सली प्रोपोर्शनल रहेगा किसके, लेंथ के, या लेंथ इनवर्सली प्रोपोर्शनल रहेगी एरिया के। तो देखिए रेजिस्टेंस होता क्या है, R इजिकल टू होता है रो L अपॉन ए। अब रेजिस्टिविटी अगर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल की बात करें तो रेजिस्टिविटी तो कांस्टेंट रहेगी क्योंकि मटेरियल सेम रहा, उसी वायर को तो हम स्ट्रेच कर रहे हैं, एक ही वायर को तो स्ट्रेच कर रहे हैं तो मटेरियल तो सेम रहेगा, तो रेजिस्टिविटी तो कांस्टेंट रहेगी। किस वायर को स्ट्रेच करने से रेजिस्टिविटी चेंज नहीं होगी, रेजिस्टिविटी तो किस पे डिपेंड करती है, एक तो टेम्परेचर पे और एक मटीरियल पे। चलिए, तो R डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा L अपॉन ए के। अब यहाँ पे स्ट्रेचिंग के केस में वॉल्यूम क्या रहना है, कांस्टेंट, तो कह सकते हैं एरिया इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा लेंथ के, या लेंथ इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगी एरिया के। अगर आपको किस में आंसर लेकर आना, अगर रेडियस रेजिस्टेंस को सिर्फ एरिया की फॉर्म में लाना तो L की जगह मैं क्या लिख सकता हूँ, L की जगह लिख सकता हूँ 1 अपॉन ए, तो ये क्या हो जाएगा, रेजिस्टेंस इनवर्सली प्रोपोर्शनल हो जाएगा ए स्क्वायर के, क्योंकि L की जगह रख लूंगा 1 अपॉन ए, और 1 अपॉन ए क्या हो जाएगा 1 अपॉन ए स्क्वायर। या फिर अगर आपको लेंथ की फॉर्म में आंसर निकालना है, सिर्फ लेंथ के बारे में जिक्र दे रखा है, तो आप कैसे करेंगे, एरिया की जगह क्या लिख सकते हैं 1 अपॉन एल। तो देखिए R डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है L अपॉन ए, और जब ए की जगह रखेंगे 1 अपॉन एल तो वो एल कहाँ चला जाएगा, ऊपर, क्या हो जाएगा L स्क्वायर। तो ध्यान दीजिए स्ट्रेचिंग के केस में नॉर्मल रेजिस्टेंस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है लेंथ के और इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है किसके, एरिया के, मगर स्ट्रेचिंग के केस में क्या हो जाएंगी, जहां पावर क्या हो जाएंगी, स्क्वायर हो जाएंगी। तो स्ट्रेचिंग के केस में ध्यान रखिए रेजिस्टेंस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा L स्क्वायर के, या इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा एरिया स्क्वायर के, या इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा रेडियस की पावर 4 के, या इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा डायमीटर की पावर 4 के। ये मगर एप्लीकेबल कब है, जब स्ट्रेचिंग का केस है। ऐसी सिचुएशन क्यों आ गई, क्योंकि स्ट्रेचिंग के केस में वॉल्यूम क्या रहेगा, कांस्टेंट। चलिए देखिए जी, तो जहां भी पावर 1 थी वहां क्या हो जाएगी 2, और जहां 2 थी वहां क्या हो जाएगी 4, मतलब स्क्वायर हो जाएगा इस केस में, स्ट्रेचिंग के केस में। देखिए नेक्स्ट प्रॉब्लम अगर बात करें, नेक्स्ट प्रॉब्लम कह रहा है रेजिस्टेंस ऑफ ए वायर इज R व्हेन दिस वायर इज स्ट्रेच्ड देन इट्स रेडियस बिकम्स हाफ। तो इसकी स्ट्रेच करा गया और स्ट्रेच इतना करा गया कि इसकी रेडियस क्या हो गई, हाफ हो गई। फाइंड आउट न्यू रेजिस्टेंस। एक वायर है जिस वायर का इनिशियल रेजिस्टेंस कितना है R, अब कह रहा है इस वायर को हमने स्ट्रेच कर दिया और स्ट्रेच करके कितना कर दिया, इसकी रेडियस को क्या कर दिया, हाफ कर दिया है। तो कह रहा है न्यू रेजिस्टेंस बताइए। तो हमें क्या दे रखी है, रेडियस दे रखी है, रेडियस दे रखी है तो हम सिर्फ रेडियस की फॉर्म में ले आएंगे, हम डायरेक्ट फॉर्मूला लगा देंगे। क्या होगा कि रेजिस्टेंस क्या होगा, रेजिस्टेंस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा L स्क्वायर के, डायरेक्ट इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा A स्क्वायर के, इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा रेडियस की पावर 4 के, या इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा डायमीटर की पावर 4 के। किस केस में, स्ट्रेचिंग के केस में। फिलहाल मुझे किसका जिक्र कर रखा उन्होंने, रेडियस का, तो बस कौन सा फॉर्मूला लगाऊंगा, ये। तो क्या हो जाएगा जी, यहाँ से R इनवर्सली प्रोपोर्शनल हो जाएगा R की पावर 4 के, बस लगाइए जी। तो यहाँ से अगर मैं करूँ R2 अपॉन R1 तो इजिकल टू क्या हो जाएगा, R1 अपॉन R2 का की पावर कितनी हो जाएगी 4, क्योंकि इनवर्सली है।
चलिए R1 कितनी है, वो कह रहा है रेडियस हमने क्या कर दी, हाफ कर दी। अगर ये R है तो वो कितनी है, R/2। क्लियर होगी बात, इसकी पावर 4। या ऐसे कहें कि ये कितनी है 1, तो वो कितनी थी 1/2, तो कितना आ गया ये 2, तो 2 की पावर 4, तो कितना हो जाएगा ये 60। क्लियर। तो यहां से क्या हो गया, R2/R1 कितना हो गया, R2/R1 हो गया 16। तो अगर मैं बात करूंगा तो R2 कितना आ गया 16R1, और वो R1 था कितना R। क्लियर हो गई बात। नेक्स्ट, ठीक है, अब तो बात समझ सोल्व हो जाएगी बस यहाँ से। तो अगर R2 निकालना तो R1 इधर, तो 16R1, और R1 मुझे देखा था कितना R, तो अब जो रेजिस्टेंस है वो कितना हो जाएगा 16R हो जाएगा। देखिए नेक्स्ट प्रॉब्लम कह रहा है रेजिस्टेंस ऑफ ए वायर इज 10 ओम, व्हेन दिस वायर इज स्ट्रेच्ड देन इट्स टोटल लेंथ बिकम्स 3 टाइम्स, फाइंड आउट न्यू रेजिस्टेंस ऑफ द वायर। स्ट्रेचिंग का केस है तो रेजिस्टेंस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा L² के, इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा A² के, इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा R की पावर 4 के, इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा डायमीटर की पावर 4 के। फिलहाल उसने लेंथ का जिक्र कर रखा है तो डायरेक्ट मैं लगा दूंगा बस कि R डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा किसके, L² के। किस केस में, स्ट्रेचिंग के केस में। और उसने कहा लेंथ को कितना कर दिया 3 टाइम्स, तो मतलब क्या हो गया, तो L की जगह क्या हो गया 3, तो 3 का स्क्वायर कितना हो गया 9, तो इसका मतलब रेजिस्टेंस कितना हो जाएगा 9 टाइम्स, और 9 टाइम्स हो जाएगा, और इनिशियल था कितना 10, तो इनटू क्या हो जाएगा 10 का 9 टाइम्स कितना हो जाएगा 90। तो डायरेक्ट आप रख सकते हैं। और आप अगर इसको बोर्ड एग्जाम में करके दिखाना चाहते हैं तो ये तो देखिए, तो क्या रखेंगे R डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके, L² के, तो क्या हो जाएगा यहाँ से R2/R1 वो इक्वल हो जाएगा L2/L1 का स्क्वायर। L2 क्या होगी L1 से 3 टाइम्स हो गई, तो 3 का स्क्वायर, और ये कितना हो गया 9। तो यहाँ से जो R2 आएगा वो कितना हो जाएगा 9R1, और 9 तो 9 है, और R1 कितना था 10, तो कितना हो गया ये 90 ओम। क्लियर। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट प्रॉब्लम देखिए, नेक्स्ट प्रॉब्लम बहुत अच्छी प्रॉब्लम है, देखिए जरा इसे क्या कह रहा है, व्हेन ए वायर इज स्ट्रेच्ड देन लेंथ इज इंक्रीज बाय 20%, फाइंड आउट परसेंटेज चेंज इन द रेजिस्टेंस। ये कह रहा है एक वायर है, उसको हमने क्या कर दिया 20% स्ट्रेच करके उसकी लेंथ उसकी लेंथ 20% इंक्रीज कर दी। तो कह रहा है बताइए रेजिस्टेंस में कितने परसेंट चेंज होगा। जब स्ट्रेचिंग का केस है तो रेजिस्टेंस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा L² के। ठीक, अब जो फाइनल लेंथ होगी वो इनिशियल लेंथ प्लस इनिशियल लेंथ का 20% क्या हो गया, इंक्रीज हो गया। इंक्रीज मतलब ऐड हो जाएगी। तो इनिशियल लेंथ L और प्लस क्या करना है इनिशियल लेंथ का 20%, तो इनिशियल लेंथ का 20%। 20% कैसे निकलेगा, जब परसेंटेज हटाएंगे तो 20/100 इंटू L, ये हो गया 20% किसका, इनिशियल लेंथ का, और प्लस इनिशियल लेंथ। तो यहाँ से सोल्व करेंगे तो कितना आ गया L प्लस 0.2L, या कह सकते हैं 1.2L। तो फाइनल जो लेंथ हो गई वो 1.2L हो गई। वैसे भी हमें पता है अगर इनिशियल लेंथ L है तो 1 का 20% कितना होगा 0.2, तो फाइनल कितनी हो जाएगी 1 प्लस 0.2 कितना होगा 1.2L। चलिए अब रेजिस्टेंस देखना है, तो रेजिस्टेंस क्या हो गया, रेजिस्टेंस लेंथ के स्क्वायर लेंथ, रेजिस्टेंस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है L² के, तो L कितनी हो गई 1.2L। तो बस इस 1.2 का स्क्वायरिंग करेंगे तो कितना होगा 1.44, क्योंकि 12 का होल स्क्वायर कितना आएगा 144, और अगर 1.2 का स्क्वायर करेंगे तो 1.44 रेजिस्टेंस। तो जो फाइनल रेजिस्टेंस है वो कितना हो जाएगा 1.44, स्क्वायरिंग से ही साफ साफ पता चल रहा है। ठीक है, चलिए तो अब क्या होगा, अगर हम बात करें, नहीं तो आप ऐसा कर लो R2/R1 इजिकल टू होगा L2/L1 का होल स्क्वायर। वहां से सोल्व करिए, L1 कितनी है L, L2 कितनी है 1.2, तो यही आंसर निकल का आएगा। अब वो कह रहा है परसेंटेज चेंज बताना है, तो देखिए पहले रेजिस्टेंस कितना था 1 था, मतलब R था, और अब कितना हो गया 0.44, तो हमें साफ साफ दिख रहा है कि कितने परसेंट बढ़ गया 44% क्या हो गया, रेजिस्टेंस इंक्रीज हो गया है। यहाँ पे ये परसेंटेज चेंज हो रही है, तो ये कितने होता है 20, अगर लेंथ को 20% इंक्रीज करूंगा तो रेजिस्टेंस कितने परसेंट इंक्रीज हो रहा है, साफ साफ दिखाई दे रहा है 0.44, तो 44% क्या हो गया इंक्रीज। नहीं तो आप निकाल लीजिए कैसे निकलेगी परसेंटेज चेंज। देखिए तो परसेंटेज चेंज क्या आएगी, चेंज इन रेजिस्टेंस फ्रैक्शनल चेंज ऑफ रेजिस्टेंस, फ्रैक्शनल चेंज ऑफ रेजिस्टेंस इनटू 100, वही तो परसेंटेज आएगा। फ्रैक्शनल चेंज किससे आएगा, फाइनल रेजिस्टेंस माइनस इनिशियल रेजिस्टेंस, ये तो हो गया चेंज इन रेजिस्टेंस, डिवाइड करेंगे इनिशियल से, तो ये क्या कहलाएगा फ्रैक्शनल चेंज, और इनटू 100। तो देखिए सोल्व करेंगे, इससे कितना आ जाएगा, यहाँ से ये यहाँ से कितना आ जाएगा 0.44 इंटू 100 कितना आ जाएगा 44%। तो रेजिस्टेंस कितने परसेंट इंक्रीज हो जाएगा 44%। अगर लेंथ को कितना इंक्रीज करा तो ठीक है 20% इंक्रीज करने से कितना इंक्रीज हो रहा था 44। चलिए नेक्स्ट प्रॉब्लम देखते हैं,
व्हेन ए वायर इज स्ट्रेस्ड देन एरिया ऑफ वायर डिक्रीज बाय 30%, फाइंड आउट परसेंटेज चेंज इन द रेजिस्टेंस। ये कह रहा है वायर को स्ट्रेच कर दिया जिससे उसका वॉल्यूम, उसका एरिया क्या है, उसका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन कितना है, 30% डिक्रीज हो गया। देखिए स्ट्रेच करने से लेंथ बढ़ेगी तो क्या होगा, एरिया घटेगा, क्योंकि वॉल्यूम क्या रहना है, कांस्टेंट। चलिए अगर एरिया का जिक्र कर रखा है तो आपके रेजिस्टेंस स्ट्रेचिंग के केस में जो रेजिस्टेंस है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होगा किसके, एरिया के स्क्वायर के। तो आर डायरेक्ट होगा 1/a² के। चलिए फाइनल एरिया क्या हो गया, फाइनल एरिया डिक्रीज हुआ है कितना, 30%। तो इनिशियल का 30% निकालिए और उसको इनिशियल में से क्या कर दीजिए, माइनस। तो देखिए a माइनस 30% क्या होगा, a का तो 0.3, ठीक। तो कितना बच गया, 0.7 फाइनल बचा। तो फाइनल एरिया कितना हो गया, 0.7। अगर इनिशियल कितना था 1, तो फाइनल कितना हो जाएगा 0.7, क्योंकि 1 का 30% कितना होगा, 0.3। चलिए अब बात करें फाइनल रेजिस्टेंस की। तो रेजिस्टेंस में चेंज कैसा आएगा, पहले फाइनल रेजिस्टेंस निकालो। तो क्या होगा, रेजिस्टेंस इनवर्सली प्रोपोर्शनल है किसके, a² के। अगर मैं R1/R2 लूंगा तो ये क्या हो जाएगा, उल्टा हो जाएगा, A2/A1, और क्या होगा, स्क्वायरिंग। या R2/R1 लोगे तो वहां क्या हो जाएगा, A1/A2 का स्क्वायर। चलिए जी, तो हमने R1/R2 ले लिया, तो वहां क्या होगा, अगर ये R1/R2 है तो वो A2/A1 होगा। A2 हो गया कितना, 0.7a, और इनिशियल कितना, A1 कितना था, A, और इसका क्या है, स्क्वायरिंग। A से A जाएगा, 0.7 का स्क्वायर करेंगे तो कितना होगा, देखिए 7 का होल स्क्वायर करते हैं तो 49, और 0.7 का स्क्वायर करेंगे तो कितना होगा, 0.49। क्लियर। चलिए तो R2 कितना आ गया, R1/0.49। ये अगर हम इसे सोल्व करें, इसे क्या करें, देखिए यहां से हम क्या करेंगे, पॉइंट हटाएं तो ये क्या आ जाएगा, 100। पॉइंट हटाएंगे तो यहाँ क्या आ जाएगा, 100, और इसे 49 को ऑलमोस्ट 50 कह सकते हैं। तो 50 100 को डिवाइड करेगा कितनी बार, 2 बार। तो यहाँ से कितना आ गया, R2 कितना आ गया, 2R1। तो जो फाइनल रेजिस्टेंस है वो इनिशियल रेजिस्टेंस के जस्ट डबल आ रहा है, और डबल का मतलब क्या हो गया, 100% इंक्रीज हो गया। ठीक है, तो कितने परसेंटेज इंक्रीजमेंट हो जाएगी, 100%। ये अप्रोक्सीमेट मैंने निकाला है, क्योंकि इसको मैंने 50 को क्या मान, 49 को क्या मान लिया था, 50। तो ये वैल्यू अगर हम 49 होती तो 2 से थोड़ा सा बढ़ाएगा, 2 से थोड़ा सा बढ़ाएगा तो परसेंटेज में चेंज है वो 100% से थोड़ी सी ज़्यादा आएगी। फिलहाल तो डायरेक्ट पता चला है कि फाइनल रेजिस्टेंस क्या हो गया, डबल हो गया। डबल हो गया तो जो परसेंटेज है वो कितनी हो गई, 100% क्या हो गया होगा, इंक्रीज। कैसे निकालने चेंज परसेंटेज चेंज निकालने, तो क्या निकालिए, फाइनल रेजिस्टेंस का चेंज डिवाइडेड बाय इनिशियल रेजिस्टेंस इनटू 100, या कह सकते हैं फ्रैक्शनल चेंज इनटू 100। तो आप फाइनल माइनस इनिशियल, फाइनल हो गया 2R, अगर इनिशियल R है तो फाइनल कितना हो गया, 2R डिवाइडेड बाय इनिशियल, तो इनटू 100 कितना आ जाएगा, ये 100%। क्लियर होगी बात। नेक्स्ट प्रॉब्लम और देखें। नेक्स्ट प्रॉब्लम क्या कह रहा है, व्हेन ए वायर इज स्ट्रेच्ड देन द रेडियस ऑफ द वायर इज डिक्रीज बाय 0.1%, फाइंड आउट परसेंटेज चेंज इन द रेजिस्टेंस। ये कह रहा है एक वायर को स्ट्रेच किया गया, तो स्ट्रेच करने से उसकी रेडियस में कितना डिक्रीजमेंट हो गया, 0.1% डिक्रीजमेंट हो गया रेडियस में। तो कह रहा है चेंज इन रेजिस्टेंस बताना है। देखिए अगर हम बात करें स्ट्रेचिंग के केस में, तो स्ट्रेचिंग के केस में जो रेजिस्टेंस है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है L² के, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है एरिया के स्क्वायर के, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है रेडियस के पावर 4 के। फिलहाल रेडियस का उसने जिक्र किया है, स्ट्रेचिंग का केस है और रेडियस का जिक्र कर रहा है, तो हम क्या होगा, रेजिस्टेंस को किसकी फॉर्म में लेंगे, रेडियस की। तो R इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होगा किसके, R डायरेक्टली होगा किसके, 1/R की पावर 4 के। अब एक और बड़ी इंपॉर्टेंट बात है, इसमें रेडियस में जो चेंज बताया है कैसा बताया, डिक्रीजमेंट, और कितना, 0.1%। ये बहुत कम परसेंटेज है, कितने, 5% से कम है। अगर 5% से जो चेंज है अगर वो 5% या उससे कम है, तो उस केस में आप क्या लगा सकते हैं, डिफरेंशियल मेथड लगा सकते हैं, डिफरेंशिएशन वाला मेथड। जैसे ये R और ये रेजिस्टेंस है कैपिटल R, और ये रेडियस है R, इनका डिफरेंशिएशन मेथड लगाइए। क्या डिफरेंशिएशन मेथड है, अगर मैं इसको ऊपर ले जाऊं तो ऐसे कह सकता हूं कि R डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा रेडियस की पावर -4 के। इसको भी डिफरेंशिएट करिए, इसको भी डिफरेंशिएट करिए, मतलब डेल्टा R/R। तो वो क्या होगा, जो पावर होती है मल्टीप्लाई में आ जाती है कि नहीं आ जाती, पावर क्या होगी, मल्टीप्लाई में आ जाती है। तो जो पावर है वो मल्टीप्लाई में आ जाएगी, -4 इंटू डेल्टा R/R। ये मेथड होता है, इसे बोलते हैं डिफरेंशियल मेथड। ठीक है, तो अगर इन दोनों में चेंज, ये जब भी एप्लीकेबल है जब परसेंटेज में जो परसेंटेज चेंज हो वो 5% या 5 से कम हो। तो क्या होगा, डेल R/R इज इक्वल टू होगा, जो भी पावर हो जाएगी यहाँ जाएगी, क्या हो जाएगा, -4 डेल्टा R/डेल R। ठीक है, ये रेडियस है और ये रेजिस्टेंस है।
चलिए अब इसमें जो चेंज है, रेडियस में जो चेंज है वो कितना है 0.1% का, तो ये डेल्टा आर अपॉन आर कितना है 0.1, मगर कैसा है डिक्रीजमेंट है, और डिक्रीजमेंट है तो क्या आएगा माइनस। अब देखिए तो ये बस सीधा सीधा आंसर आ गया, तो माइनस माइनस क्या हो गया प्लस। तो पहली बात तो अगर इसमें रेडियस में डिक्रीजमेंट है तो रेजिस्टेंस में क्या होगा इंक्रीजमेंट, और कितना होगा 4 टाइम्स, क्योंकि पावर कितनी थी 4, तो जितना डिक्रीजमेंट क्या होगा रेडियस में, जितना डिक्रीजमेंट हो रहा होगा उसके 4 टाइम्स रेजिस्टेंस में क्या हो जाएगा इंक्रीजमेंट। 4 टाइम्स क्यों होगा, क्योंकि पावर 4 है, और इंक्रीजमेंट क्यों होगा, क्योंकि इनवर्सली है। ठीक है, तो कितना हो गया, देखिए 4 माइनस माइनस क्या हो जाएंगे प्लस, और 4 की मल्टीप्लाई 0.1 से करूंगा तो कितना होगा 0.4%। तो रेजिस्टेंस कितने परसेंट इंक्रीज हो गया होगा 0.4%। तो कह रहा है नोट पॉइंट क्या है, अगर हम बात करें तो नोट पॉइंट कह रहा है यूज डेल्टा मेथड व्हेन परसेंटेज चेंज इज लेस और या इक्वल 5%, कह सकते हैं लेस देन और या इक्वल टू 5%। तो अगर परसेंटेज जो चेंज है वो 5% या उससे कम है तभी हम इस डेल्टा मेथड को या डिफरेंशियल मेथड को यूज कर सकते हैं। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट प्रॉब्लम की अगर हम बात करें तो देखिए क्या प्रॉब्लम है, ये कह रहा है रेजिस्टेंस ऑफ ए वायर इज आर, एक वायर है जिसका रेजिस्टेंस आर है। नाउ हाफ पार्ट ऑफ दिस वायर इज स्ट्रेच, इसका आधे पार्ट को स्ट्रेच कर दिया इन सच ए वे दैट टोटल लेंथ ऑफ वायर बिकम्स डबल, इस तरीके से आधे पार्ट को स्ट्रेच करा कि फाइनल लेंथ जो है वायर की वो कितनी हो गई, डबल हो गई। ठीक है, देन फाइंड आउट न्यू रेजिस्टेंस ऑफ द वायर। समझिए बहुत अच्छा क्वेश्चन है, बहुत आसान सा। ये कह रहा है एक वायर है, इस वायर की लेंथ कितनी है L और इसका रेजिस्टेंस कितना है R। अब इसके हाफ पार्ट को मैंने इसको दो पार्ट में कन्वर्ट कर दिया ABC, AB की लेंथ हो गई L/2 और BC की भी लेंथ कितनी हो गई L/2। टोटल रेजिस्टेंस R है और लेंथ के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है रेजिस्टेंस, तो जब लेंथ को हाफ हाफ कर रहे हैं तो रेजिस्टेंस भी हाफ हाफ हो गया, हाफ रेजिस्टेंस इसका R/2 इसका और R/2 इसका। अभी कह रहा है जो हाफ पार्ट है मतलब BC पार्ट की लेंथ बढ़ा के इतनी कर दी कि पूरे की लेंथ कितनी हो गई 2R। तो 2R पूरी लेंथ कितनी होगी, इसकी तो रहेगी L/2, इसकी तो L/2, तो इसकी कितनी होनी चाहिए 3L/2। अगर ये 0.5 है तो उसकी कितनी होनी चाहिए 1.5, तभी तो टोटल लेंथ कितनी होगी 2 होगी। तो अगर ये L/2 है तो उसकी लेंथ स्ट्रेच करके कितनी कर देनी चाहिए टोटल 3L/2, और 3L/2 और L/2 मिलकर कितनी हो जाएगी 2L। तो देखिए इसको स्ट्रेच कर दिया और स्ट्रेच करके अब इसकी लेंथ L/2 से कितनी बढ़ा दी 3L/2। तो इस केस में रेजिस्टेंस क्या हो जाएगा चेंज, इसका रेजिस्टेंस, इसकी तो लेंथ भी फिक्स है और रेजिस्टेंस भी फिक्स रहेगा कितना R/2। तो देखिए टोटल लेंथ कितनी हो गई L/2 प्लस 3L/2 मिलकर कितनी हो गई 2L। तो BC पार्ट की हमने देखिए तो 4, अगर हम बात करें तो देखिए 4 BC पार्ट, तो BC पार्ट की हमने जो लेंथ है L/2 से बढ़ा के कितनी कर दी 3L/2। तो 4 BC पार्ट लेंथ जो है L/2 से बढ़ा के कितनी कर दी 3L/2, और 3L/2 करनी पड़ेगी तभी टोटल कितनी होगी 2L, क्योंकि उसने कहा कि टोटल लेंथ कितनी हो गई 2L, और हाफ पार्ट को ही स्ट्रेच किया गया। चलिए दैट इज लेंथ बिकम्स कितनी हो गई, अगर हम बात करें तो इसकी BC की पार्ट की लेंथ की बात करो तो BC पार्ट की लेंथ, क्योंकि इसमें तो ना तो लेंथ में चेंज हुआ, जब लेंथ में किस पार्ट में कोई चेंज नहीं हुआ तो इसके रेजिस्टेंस में भी कोई चेंज नहीं होगा, इसका रेजिस्टेंस कितना होगा R/2। इसके रेजिस्टेंस में चेंज होगा, पहले R/2 था और अब कुछ और हो गया होगा। तो कह रहा है इस BC की अगर मैं लेंथ देखूं तो पहले कितनी थी L/2 और अब फाइनल कितनी कर दी 3L/2। तो लेंथ BC पार्ट की जो लेंथ है वो 3 टाइम्स बढ़ा दी, और रेजिस्टेंस स्ट्रेचिंग के केस में लेंथ के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, किसके, लेंथ के स्क्वायर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। तो क्या कह रहा है दैट इज लेंथ बिकम्स 3 टाइम्स, किसकी BC पार्ट की, BC पार्ट की लेंथ बढ़ के कितनी हो गई 3 टाइम्स हो गई। तो BC पार्ट का रेजिस्टेंस में क्या चेंज होगा वो निकाल लो। तो देखिए BC पार्ट में जो लेंथ है वो 3 टाइम्स हो गई, तो उसके रेजिस्टेंस में जो चेंज होगा वो क्या होगा लेंथ का स्क्वायर, क्योंकि स्ट्रेचिंग के केस में रेजिस्टेंस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है L² के, और लेंथ हो गई 3 टाइम्स, तो 3 टाइम्स का स्क्वायर कितना होगा 9 टाइम्स। तो अब जो BC पार्ट है उसका रेजिस्टेंस बढ़ के कितना हो जाएगा 9 टाइम्स, तो पहले था कितना R/2 और 9 टाइम्स बढ़ जाएगा तो कितना हो जाएगा 9R/2। तो बस फाइनल हो गया। अब हमारे पास दो पार्ट हो गए वायर के, एक तो AB पार्ट और एक BC पार्ट। AB पार्ट का तो रेजिस्टेंस वही रहेगा R/2, और BC पार्ट का रेजिस्टेंस बढ़ के कितना हो गया होगा 9R/2, और दोनों किसमें है सीरीज में ही तो है, क्योंकि एक वायर का हाफ पार्ट ही है और दूसरा पार्ट ही है, तो दोनों सीरीज में है, और सीरीज में है तो रेजिस्टेंस क्या हो जाएगा जुड़ जाएगा। तो फाइनल रेजिस्टेंस इन दोनों को ऐड करेंगे तो कितना आ जाएगा 5R। तो अब जो फाइनल रेजिस्टेंस हो जाएगा वायर का वो कितना हो जाएगा 5R। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट अगर हम बात करें क्वेश्चन क्या है, बड़ा सिंपल सी प्रॉब्लम है। ये कह रहा है ए वायर ऑफ रेजिस्टेंस R इज वेंट इन द फॉर्म ऑफ सर्किल,
मेरे पास एक वायर है जिसकी लेंथ L है और रेजिस्टेंस कितना R, इसको हमने क्या कर दिया, वेंड करके ये सर्किल की फॉर्म में कन्वर्ट कर दिया। तो कह रहा है फाइंड आउट द रेजिस्टेंस बिटवीन A एंड B। तो इस वायर को हमने क्या कर दिया, वेंड करके एक सर्किल बना दिया, सर्किल पे हमने 2 पॉइंट मार्क करे हैं A और B। तो कह रहा है A और B के बीच में रेजिस्टेंस बताइए। A और B फिलहाल तो पहले केस में अगर हम देखें तो A और B क्या है, इसके डायमीटर पे लाई कर रहे हैं, डायमीटर पे लाई कर रहे हैं, तो इसका मतलब हाफ सर्कमफ्रेंस ये होगा और हाफ सर्कमफ्रेंस ये होगा। वायर की लेंथ कितनी थी L, तो टोटल लेंथ L लेंथ का ही तो ये वायर सर्किल होगा, सर्किल की सर्कमफ्रेंस पूरी कितनी होगी, L ही तो होगी। अब इसके हाफ सर्कमफ्रेंस हाफ लेंथ तो ये हो गई L/2 और L हाफ लेंथ ये हो जाएगी वायर की। तो पूरी लेंथ L लेंथ का रेजिस्टेंस कितना था R, तो हाफ लेंथ का कितना रेजिस्टेंस होगा R/2 और हाफ का कितना होगा R/2, और R/2 अब ये किस में है, पैरेलल में। अगर हमें A और B के बीच में क्या निकालना है, रेजिस्टेंस। ये हाफ हाफ क्यों हो गया, देखिए हाफ वायर ऊपर होगा हाफ वायर नीचे, क्योंकि ये जो A और B है डायमीटर पे लाई कर रहे हैं इसके। तो देखिए तो R/2 ये और R/2 ये तो दो रेजिस्टेंस की तरह काम करेगा जो किसमें जुड़े हैं, पैरेलल में। तो R/2 के दो रेजिस्टेंस पैरेलल में जुड़ गए, तो R/2 का बाई 2, क्योंकि पैरेलल में क्या होगा, कैपेसिटर का उल्टा। तो अगर ये पैरेलल में है तो क्या होगा, अगर R/2 के दो रेजिस्टेंस सीरीज पैरेलल में जुड़े हैं तो इसका भी क्या कर देंगे, बाई 2। तो R/2 का भी बाई 2 कितना हो जाएगा, R/4। क्लियर। ये R/2 क्यों हो गया, तो समझ में आ गया, क्योंकि लेंथ L लेंथ के वायर का रेजिस्टेंस कितना R, तो आधी लेंथ का वायर का रेजिस्टेंस कितना होगा, R/2, क्योंकि R डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है L के। लेंथ को हाफ करोगे तो रेजिस्टेंस भी क्या हो जाएगा, हाफ हो जाएगा। स्ट्रेचिंग के केस में L² के इक्वल होता है। अरे बात समझ में नहीं, यहाँ फिलहाल स्ट्रेचिंग नहीं हो रही है। नेक्स्ट देखिए, अब क्या करें, इसी वायर को हमने क्या करा, इस सर्किल में कन्वर्ट करा, मगर अब के A और B पॉइंट किस पर रख दिए, A और B कितना एंगल सब्सटेंस कर रहे हैं, 90। तो अब इसमें एक पार्ट ये हो गया और एक पार्ट ये हो गया, पूरा एंगल कितना हो गया, 360 में से 90 और ये कितना बचा होगा, 270। इसका मतलब एंगल को कितने हिस्सों में डिवाइड कर दिया, 1:4 और ये 3/4। तो ये लेंथ भी कितनी होगी, 1/4 और ये कितनी होगी, 3/4। या कह सकते हैं इसकी लेंथ कितनी होगी, L/4 और इसकी लेंथ कितनी होगी, 3L/4। अगर 1/4 है तो रेजिस्टेंस भी कितना होगा, 1/4, तो R/4। और ये इसकी लेंथ कितनी है, 3L/4, तो इसका रेजिस्टेंस भी कितना हो जाएगा, 3R/4। तो R/4 और 3R/4 के दो रेजिस्टेंस हो गए जो किसमें लगे हैं, पैरेलल में। तो पैरेलल में इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस किसका आएगा, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस। अगर दो रेजिस्टेंस R1 और R2 पैरेलल में लगे हों तो उनका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस किससे आएगा, या तो आएंगे 1/R इक्विवेलेंट निकालेंगे, 1/R1 प्लस 1/R2, या डायरेक्ट आप निकाल सकते हैं R1 × R2 अपॉन R1 प्लस R2। तो R1 × R2 अपॉन R1 प्लस R2 डायरेक्ट यहाँ से सोल्व करेंगे, कितना आ गया, 3R/16। क्लियर। आप सभी दोस्तों ने बहुत प्यार से इस लेक्चर को सुना, उसके लिए आप सभी का धन्यवाद। थैंक्स।